जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जब क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 15 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि क्लास 11 बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए इस सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखे। यानी आपको बताना है कि अरब सागर में गिरने वाली दो वो कौन से नदियां हैं जिनका आपको नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स, अरब सागर में बहुत सारी नदियां गिरती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपसे दो नदी के नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर जो है वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। जी हाँ दोस्तों, अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। यानी आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए दोस्तों तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। और यदि बोला जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया है फ्रेंड्स कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। यानी आपको बताना है कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जब मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियां मिलकर जलातरीय बनावट के आधार पर जल की दिशा तय करती है तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया है फ्रेंड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए कि बांगर क्या है। तो दोस्तों, जलोढ़ मृदा को उर्वरकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बांगर क्या है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं जो कम उपजाऊ होता है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए फ्रेंड्स कि खादर किससे कहते हैं तो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं जो कि अधिक उपजाऊ होता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 5 में दिया है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। यानी आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखा की बात करें तो दोनों ध्रुवों पर मिलने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया अक्षांश और देशांतर रेखा का विस्तार। तो फ्रेंड, भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। फ्रेंड, अक्षांश जो रेखा होते हैं वो पृथ्वी पर तापमान को बताते हैं और देशांतर जो रेखा होते हैं वो समय तथा तिथि को बताते हैं। नेक्स्ट 6 में दिया गया फ्रेंड्स कि सारगैसो सागर क्या है। आपको बताना है कि ये जो सारगैसो सागर है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर करते हैं। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री से 75 डिग्री देशांतर के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जलीय क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। नेक्स्ट 7 में दिया फ्रेंड्स कि जल संभर से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि ये जो जल संभर है इससे आप क्या समझते हैं। तो छोटी नदियों और नालों द्वारा प्रवाहित जल क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे जितने भी क्वेश्चन में 8 से स्टार्ट होंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के 3 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इनका जो आंसर है वो आपको 50 शब्द में करना है, यानी कम से कम 7 से 8 लाइन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 में। 8 में दिया गया फ्रेंड्स कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। यानी कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड, जो पूरा पृथ्वी है उस पर 71% भूभाग पर जल है, जबकि 29% भूभाग पर भूमि है। इसलिए पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इससे जलीय ग्रह एवं अंतरिक्ष से नीला नजर आने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण पृथ्वी जो है वो नीला कलर का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट 9 में दिया गया फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। यानी आपको बताएं कि ये जो पारिस्थितिकी है इससे आप क्या समझते हैं। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके होने वाले अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अतः इसके जैविक एवं अजैविक घटक पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा
और जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट 10 में दिया है फ्रेंड्स कि जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है। आपको बताएं कि ये जो जैव मंडल है इससे क्या तात्पर्य है। तो सामान्यतः पृथ्वी के सभी जीवित जीव तथा आसपास के पर्यावरण जिसमें आपस में जीव क्रिया करते हैं उससे जैव मंडल का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत समस्त जैविक और अजैविक घटक का निर्माण होता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। तो दोस्तों जैव मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये तीनों जब मिलते हैं तो जैव मंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट 11 में दिया गया फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि नदियों के किन्हीं 5 महत्वों को लिखिए। अन्य आपको बताना है कि नदी के कौन कौन से महत्व हैं, उन सभी में से 5 महत्वों को आपको लिखना है। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो नदियाँ एक प्रकार से प्राकृतिक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं हैं। यानी आप ये जो नदी है फ्रेंड्स वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं हैं। तो चलिए इसके सभी विशेषताओं को पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि नदियों में जलीय जीवों का निवास स्थान होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स जो नदी होते हैं उनमें जलीय जो जीव होते हैं उनका निवास स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड बी में कि नदियों से कृषि कार्य के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों नदी के द्वारा जो है जो कृषि किया जाता है उसमें से जो सिंचाई की उपलब्ध करवाया जाता है वो नदियों के द्वारा ही करवाया जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि इमारत बनाने के लिए बालू का कण नदियों से ही प्राप्त होता है। यानी जो दोस्तों इमारत बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, उनमें जो बालू का प्रयोग किया जाता है वो नदियों के द्वारा ही लाया जाता है, नदियों के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि नदियों पर डैम बनाकर बाढ़ नियंत्रण कर मृदा अपरदन को रोका जाता है। यानी दोस्तों जब नदियों में बाढ़ आते हैं तो उस समय मृदा का अपरदन भारी मात्रा में होता है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाकर मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो नदी होते हैं उनमें बड़े बड़े डैम बनाकर जल को एकत्रित करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट 12 में दिया गया फ्रेंड्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। आज आपको बताएं कि ये जो बांगर और खादर में इसमें क्या अंतर है। तो चलिए इसके अंतर को हम लोग स्पष्ट करते हैं अच्छी तरीके से। तो नदियों के बाढ़ अवशेष से निर्मित मैदान को बांगर एवं खादर कहा जाता है। यानी दोस्तों नदियों के जो अवशेष से निर्मित मैदान होते हैं उसे बांगर और खादर कहा जाता है। इसे उपजाऊ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। तो चलिए यहाँ पे अंतर पूछा गया, तो चलिए अंतर जानते हैं कि बांगर और खादर में क्या क्या अंतर होते हैं। पहला जो अंतर है फ्रेंड्स, बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ मृदा होता है, वही खादर की बात करें तो यह अधिक उपजाऊ मृदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यह पुराने जलोढ़ मृदा होता है। जो बांगर होता है वो पुराना जलोढ़ मृदा होता है, वो खादर यह एक नया जलोढ़ मृदा होता है। इसकी मिट्टी, जो बांगर की मिट्टी होती है फ्रेंड्स वो रेतीली होती है, और खादर की बात करें तो इस मिट्टी में कंकड़ एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दोस्तों खादर जो मृदा होता है उसमें कंकड़ एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाया जाता है। अगला पॉइंट फ्रेंड्स कि इसमें प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी बांगर में जो है वो प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है। और खादर की बात करें तो इसमें प्रत्येक साल नए जलोढ़ मृदा के परत का निर्माण होता है। ये तो आपका बांगर और खादर में अंतर था फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 में दिया है फ्रेंड्स कि समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं। यानी आपको बताना है कि ये जो समुद्री जल लवणता है इससे आप क्या समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं, लेकिन प्रति 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की कुल मात्रा को लवणता कहा जाता है। और महासागरीय जल का औसत लवणता की बात करें तो महासागरीय जल का जो औसत लवणता होता है वो 35 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में दिया है फ्रेंड्स कि बायोम क्या है ना, आपको बताना है कि ये जो बायोम है ये क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं बायोम कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि बायोम जो होता है वो पौधों एवं प्राणियों का एक समुदाय होता है जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्थात पृथ्वी पर बड़े पौधे तथा जीव जंतुओं सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट 15 में दिया है फ्रेंड्स जो कि काफी VVI क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन क्या है। आपको बताएं कि ये जो पारिस्थितिकी संतुलन है ये क्या है, इसके असंतुलन को रोकने के महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। अन्य इसका जो असंतुलन है इसको रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इन सभी उपायों पर आपको चर्चा करना है और आंसर को लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों
एवं मनुष्य के मध्य संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड्स कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के बीच मनुष्य का जो संबंध होता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस पारितंत्र में हर एक प्रजाति की संख्या एक अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जाता है। दोस्तों ये तो पारिस्थितिकी तंत्र था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण। तो चलिए इसके कारण को हम लोग समझते हैं क्या है इसका कारण। पहला जो कारण फ्रेंड्स वो मानवीय क्रियाकलापों का अधिक होना, यानी दोस्तों मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है उसका अधिक होना। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स बाढ़ चक्रवात जैसे क्रियाकलाप भी प्राकृतिक असंतुलन का कारण है। आगे बढ़े फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने हेतु महत्वपूर्ण उपाय निम्न, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए निम्न उपाय को करना चाहिए जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन को रोका जा सकता है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, अन्य जो वन की कटाई किया जा रहा है उस पर रोक लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष को लगाना चाहिए। अन्य वनों को जो है फ्रेंड्स वो बड़े पैमाने पर ह्रास किया जा रहा है, कटाई किया जा रहा है जिससे पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ रहा है। लेकिन यदि वृक्ष को लगाया जाए तो इससे संतुलन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि नवीन प्रजातियों के आगमन एवं अन्य जीवों के निकासी के बीच संतुलन स्थापित हो। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सभी वन विशेष क्षेत्रों में वन्य जीव अभयारण्य की आवश्यकता है, यानी सभी वन है वहाँ पे एक एक वन्य अभयारण्य की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय उद्यान को विकास किया जाए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको विकास करना चाहिए। तो ये पॉइंट थे जिनसे हम पारिस्थितिकी असंतुलन से अगर करते हैं तो बच सकते हैं। आगे बढ़े फ्रेंड्स कि अतः प्रत्येक पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के लिए 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी 22 मई को जो है फ्रेंड्स वो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था। दोस्तों इस तरह और भी सभी सब्जेक्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले। और हर एक चैप्टर का यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं।